नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऑक्सीकरण अब किया है और अपचयन अब किया है। और हम इसमें देखेंगे कापर को जलाने पर, कापर के चूड़ को जलाने पर उसका भूरा रंग काले रंग में क्यों परिवर्तित हो जाता है, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है, लोहे में जंग कैसे लग जाती है, संक्षारक क्या होता है, विकृत कंदिता क्या होती है, विद्युत बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरे जाते हैं, हमें थकान क्यों लगती है, दौड़ने के बाद हम हांफने क्यों लगते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रिडक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन यानी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन यानी धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जोड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे ये एक ऑक्सीकरण अब किया है। कैसे? यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन यानी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, चाहे ऑक्सीजन जुड़े या फिर कोई ऋण विद्युतीय तत्व जैसे क्लोरीन फ्लोरीन कोई भी जुड़े, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। उसी तरह से यहाँ पे कापर में जब कापर को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो यहाँ पे कापर ऑक्साइड बनाता है। तो कापर पहले भूरे रंग का होता है, कापर का चूड़ भूरे रंग का होता है। जब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह काले रंग का हो जाता है। क्या? काले रंग का हो जाता है। इसीलिए कापर को जलाने पे वह काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कापर ऑक्साइड की परत बना लेती है ऊपर जो काले रंग की होती है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन यानी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऋण विद्युतीय तत्व का जैसे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जब क्लोरीन से जुड़ता है तो यहाँ पे बनाता है MgCl2। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व है। तो ऋण विद्युतीय तत्व है यानी यह भी एक ऑक्सीकरण अब किया है। अगला हम देखते हैं हाइड्रोजन यानी धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है मीथेन यानी CH4 को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो ये भी एक ऑक्सीकरण अब किया। कैसे? देखिए CH4 मीथेन में यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, साथ ही साथ कार्बन यानी मीथेन से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और जाके ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वैसे ही ऑक्सीकरण हो रहा है CH4 का, और दूसरा CH4 से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका हाइड्रोजन यानी धन विद्युतीय तत्व निकल रहा है, तो यह भी ऑक्सीकरण है। तो दोनों तरफ से इसमें ऑक्सीकरण ही हो रहा है, यह भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे होता है? देखिए, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, चूँकि हम ऑक्सीजन श्वसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है इसका ऑक्सीकरण करने में मदद करता है। किसका? ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का अणु है तो इसका ऑक्सीकरण होता है, तो क्या बनता है? 6CO2, जिसे हम बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो यहाँ पे 6CO2 बनता है। साथ ही साथ 6H2O जल के 6 अणु बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 बनते हैं, और साथ ही साथ 673 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से। यहाँ पे लिख देते हैं पूर्ण ऑक्सीकरण से। तो एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण हमने इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी ऑक्सीजन सही से ना मिल पाने पे पूर्ण ऑक्सीकरण भी होता है। अभी समझेंगे कैसे होता है। तो आपने समझा कि जब कोई ग्लूकोज का एक अणु पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनते हैं जो हम बाहर निकाल देते हैं, जल के 6 अणु बनते हैं जिसका उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ 673 किलो कैलोरी ऊर्जा में मिलती है, यानी बहुत ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं या फिर कोई बहुत मेहनती वाला काम कर देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जब हम बहुत दौड़ देते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है यानी पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आपका जो ग्लूकोज का अणु होता है ये अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तब इसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो अपूर्ण ऑक्सीकरण में होता क्या है कि इसमें बनते हैं लैक्टिक एसिड बनता है, और जो हमें ऊर्जा मिलती है इससे वो केवल 28 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है, यानी बहुत कम ऊर्जा मिलती है। इसीलिए जब हम दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं, तो हमारे अंदर ऊर्जा की कमी होने लगती है।
ऊर्जा कमी होने लगती है, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड बढ़ने लगता है। लैक्टिक एसिड यहाँ पे अम्ल होता है। तो इसकी मात्रा बढ़ने से हमारे शरीर में, मांसपेशियों में थकान महसूस होती है, हमें थकान महसूस होती है। तो यही कारण होता है कि हमें थकान लगती है। तो जब हम रिलैक्स हो जाते हैं, यानी आराम कर लेते हैं, तो ये जो लैक्टिक एसिड का अपूर्ण जो ऑक्सीकरण होता है, ये पुनः पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है इसका, लैक्टिक एसिड का। तो ऑक्सीजन उचित मात्रा में पहुंचने लगता है, तो इसका भी पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में पुनः सारी गतिविधियाँ चलने लगती हैं। तो इस यही कारण होता है कि दौड़ने पे या फिर बहुत ज़्यादा काम करने पे हमें थकान महसूस होती है, और आराम करने से हम पुनः ठीक हो जाते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न था कि विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस ही क्यों भरी जाती है। तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्यों भरी जाती है, तो देखिए विद्युत बल्ब में जो हमारा फिलामेंट होता है, तंतु, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का, टंगस्टन यानी डब्लू का। तो टंगस्टन का बना होता है। जब टंगस्टन नॉर्मली तो वायुमंडलीय ताप पर और वायुमंडलीय ताप पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, बट चूँकि जब हम वैद्युत बल्ब को जला देते हैं तो उसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस तक, 2500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और इस ताप पर वह ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और तुरंत वाष्पित हो जाता है। तो इसी घटना को देखते हुए क्या किया गया कि उसमें नाइट्रोजन गैस या फिर आर्गन गैस को भर दिया जाता है। आर्गन गैस अक्रिय गैस होती है, यानी ये टंगस्टन से तो क्रिया करेगी ही नहीं, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस जो होता है वो ऑक्सीजन से कम सक्रिय होता है, इसीलिए ये भी उसको ऑक्सीकृत नहीं कर पाता, उसका ऑक्सीकरण नहीं कर पाता, जिसके कारण आपका फिलामेंट काफ़ी मतलब लंबे समय तक बना रहता है। हालांकि वायुमंडल में हमारा 78% नाइट्रोजन होता है, आप जानते हैं, और 21% ऑक्सीजन होता है। फिर भी आप सोचिए कि अगर हम फिलामेंट को खुला छोड़ते हैं तो ये 21% ही जो ऑक्सीजन होती है वही टंगस्टन को जला देती है, बाकी 78% होता है, क्योंकि ये अक्रिय होता है, यानी इसकी तुलना में निष्क्रिय होता है, जिसके कारण ये टंगस्टन से क्रिया नहीं करता, यानी उसको ऑक्सीकृत नहीं कर पाता, और ये उसका ऑक्सीकरण कर देता है। तो ये था टंगस्टन में यानी वैद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस ही क्यों भरी जाती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले अवक्रिया की तरफ। अगला अवक्रिया है हमारा अपचयन अवक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। तो अपचयन अवक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन वे अवक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन यानी धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है या ऑक्सीजन यानी ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है। ये अवक्रिया बिल्कुल ऑक्सीकरण अवक्रिया के विपरीत होती है। उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, N2 यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके NH3 यानी अमोनिया बनाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, तो नाइट्रोजन का अपचयन हो रहा है। इस अवक्रिया को कहेंगे अपचयन अवक्रिया। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण है कि कॉपर ऑक्साइड CuO, इसको जब गर्म करते हैं और उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, गर्म करने पर यहाँ पे गर्म करके हाइड्रोजन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे Cu+H2O प्राप्त होता है। ये CuO कहाँ से प्राप्त हुआ था हमें, जो हमने कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण किया था, तब हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ जो काले रंग के था। इसको पुनः गर्म करके इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर यह कॉपर प्राप्त हो जाता है, पीले रंग का जो होता है, और जल मिल जाता है हमें। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यानी इसका अपचयन हो रहा है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। क्या ऑक्सीजन का बाहर निकल रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, यानी दोनों तरह से इसका अपचयन हो रहा है। तो ये अभिक्रिया होगी अपचयन अभिक्रिया। और उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण है हमारा C2H4 एथेन को, जब एथेन में जब हाइड्रोजन मिलाते हैं, एथाइन है C2H4 एथाइन, एथाइन में जब हाइड्रोजन मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, C2H6 बनाता है एथेन। तो एथाइन से एथेन बनना भी एक, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये एक अपचयन अभिक्रिया है। देखिए तो यहाँ पे एथाइन आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, असंतृप्त। असंतृप्त यानी जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे असंतृप्त यौगिक या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जहाँ पे ये है संतृप्त आपका,
जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड होता है उसे संतृप्त कहते हैं। तो जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन मिलाया जाता है तो वह संतृप्त हो जाता है। सेम यही कंडीशन वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त करने में की जाती है। तो वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है यानी हाइड्रोजन उसमें जोड़ा जाता है तो ये बनाता है वनस्पति घी। क्या बनाता है? वनस्पति घी। वनस्पति घी को हम मार्गरीन कहते हैं। मार्गरीन जैसे मक्खन इत्यादि होता है, ये होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आपका ठोस, जैसे मक्खन होता है ना, मलाई, तो वो कैसे होता है? ठोस टाइप होता है ना, तो उससे ऐसे ही होते हैं। मक्खन, घी, ये सब चीज़ जो है मार्गरीन, ये उन्हीं तरह की वस्तुएं होती हैं। वनस्पति घी, घी मतलब होता है घी, तो जानते हैं आप। तो वनस्पति तेल क्या होता है? वनस्पति तेल जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, अरंडी, मूंगफली, तो इन सभी का तेल जो होता है उसमें जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है यानी हाइड्रोजन मिलाया जाता है तो वनस्पति घी प्राप्त होती है। ये एक संतृप्त वसा होती है। क्या होती है? संतृप्त वसा। और ये है असंतृप्त वसा। तो असंतृप्त वसा में जब हाइड्रोजन मिलाया जाता है तो वह संतृप्त वसा बनाती है। इसके बारे में एक फैक्ट यह है कि वनस्पति तेल यानी असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त वसा जो होते हैं वो हमें वनस्पतियों, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। संतृप्त वसा जो होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये फैक्ट है कि ये जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं हमें, और ये पाए जाते हैं वनस्पतियों और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इनको संतृप्त करके भी इनका उपयोग किया जाता है। आधुनिक रिसर्च में पाया गया है कि असंतृप्त वसा और संतृप्त वसा, वनस्पति तेल और वनस्पति की दोनों का उपयोग उचित मात्रा में करना चाहिए। उचित मात्रा में नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे होने से आपके मतलब क्या होता है? धमनियों में जमा हो जाता है वसा का। धमनियों में जमा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई लो, यही कारण होता है। तो इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, दूसरे वीडियो में हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल से। आज हम अपने टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स अपक्रिया। तो चलिए देखते हैं रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक ही साथ संपन्न होती हैं तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे है ZnO, जिंक ऑक्साइड, कार्बन से रिएक्ट करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है जिंक से निकल करके, जिंक ऑक्साइड से यानी इससे अलग होकर के कार्बन में जुड़ रहा है। तो कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या करेगा? ऑक्सीकरण। और जिंक से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे इसका अपचयन हो रहा है, किसका? ZnO का अपचयन हो रहा है, और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो दोनों अपक्रियाएं एक साथ, इसलिए ये रेडॉक्स अपक्रिया। और उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण है हमारा 2HgCl2 प्लस SnCl2 SAN है। ये जब रिएक्ट करता है तो बनाता है Hg2Cl2 और SnCl4। यहाँ पे इसका नाम देख लेते हैं। इसको कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड। इसको मर्क्यूरी क्लोराइड, इसको स्टेनस क्लोराइड। ये हमने परिवर्तित संयोजकता वाले में बताया है। अगले वीडियो में जो हमने बताया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसमें हमने बताया था परिवर्तित संयोजकता के बारे में। तो वही है। इसको क्या बोलते हैं? नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे है मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, स्टेनस क्लोराइड SnCl2। यहाँ पे है मर्क्यूरस क्लोराइड और यहाँ पे स्टैनिक क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पे मरकरी से 2 क्लोरीन जुड़े हैं, यहाँ पे 2 अणु बना रहे हैं, यानी इसके साथ एक मरकरी के साथ 2 क्लोरीन अणु, फिर अगले के साथ 2 क्लोरीन अणु, यानी कुल 4 अणु जुड़े हैं। यहाँ पे अगले में 2 मरकरी के साथ 2 अणु जुड़े हैं, यानी 2 क्लोरीन अणु जाकर के स्टैनिक क्लोराइड में जुड़ रहे हैं, स्टेनस क्लोराइड में। तो यहाँ पे ऋण विद्युतीय तत्व आकर के इसमें जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और यहाँ पे ऋण विद्युत बाहर निकल रहा है, इसका क्या हो रहा है? अपचयन। तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अपक्रियाएं एक साथ हो रही, इसलिए यह भी एक रेडॉक्स अपक्रिया है। तो अब चलिए हम देखते हैं। ये तो हमने देखा रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, अपचयन अपक्रिया क्या होती है, उपचयन अपक्रिया क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण होता क्या है कि जब कोई धातु अपने आसपास नमी, अम्ल अथवा वायु के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होने लगती है, यानी गलने लगती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो देखिए, जब कोई धातु जैसे लोहा, मैग्नीशियम, कॉपर, निकेल, कुछ भी हो, वह नमी, अम्ल अथवा वायु के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है, यानी गलने लगती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग कैसे लगती है? लोहे का सूत्र क्या होता है? Fe। तो यहाँ पे 4 Fe लेते हैं। ये जब
ऑक्सीजन की उपस्थिति में 3O2 की उपस्थिति में, साथ ही साथ नमी हो 2x H2O, x यानी 1 2 3 कुछ भी इकाई ले सकते हैं। इसके बाद जब ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, देखिए 2 Fe2O3.X सूत्र ध्यान से देखिए। 2 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिए, बचा XH2O, यहाँ से 2 कॉमन लिया है, यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे 3O2 बन 2 कॉमन लिया तो O3 बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो F2 बचा। तो ये बना फेरिक ऑक्साइड। ये है जंग, इसी को जंग कहते हैं। तो लोहे में जंग लगना संक्षारक का ही कारण होता है। जब यह वायु के संपर्क में आता है और जल नमी के संपर्क में आता है तो यह संक्षरित होने लगता है, गलने लगता है। इसीलिए करते क्या है, इसका उपाय क्या है कि पेंट लगा देते हैं उस पर, लोहे की वस्तुओं को पेंट लगा देते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं, विकृत गंधिता क्या होती है। तो विकृत गंधिता क्या होती है, तेल तथा वसा युक्त पदार्थ जो होता है अधिक समय तक वायु में रखने पर वे उपचयित हो जाते हैं, यानी ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। आपने देखा होगा कि तेल तथा वसा युक्त पदार्थ जो होते हैं अगर काफ़ी समय तक खुले छोड़ दिए जाएँ तो विकृत गंधे हो जाते हैं, यानी उसमें गंध आने लगती है और उनका स्वाद बदल जाता है। इसीलिए चिप्स की पैकेटों या फिर जो भी चीज़ें तली भुनी रहती हैं उनको पैकेट में हवा भर के दिया जाता है। उसमें कौन सी हवा भरी जाती है, देखिए उसमें नॉर्मल ये जो हमारी वायु होती है ये नहीं भरी जाती, उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, देखिए नाइट्रोजन गैस जो होता है वह ऑक्सीजन से कम सक्रिय तत्व है, ऑक्सीजन से कम सक्रिय, इसलिए वह ऑक्सीजन की अपेक्षा उतना उपचयित नहीं कर पाता, उतना ऑक्सीकृत नहीं कर पाता पदार्थों को। इसीलिए उसमें क्या करते हैं, तेल तथा वसायुक्त पदार्थ जो भी चिप्स इत्यादि जो होते हैं, जो तली भुने रहते हैं, उनमें नाइट्रोजन भर देते हैं उनकी पैकेटों में। चिप्स की पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस भर देने पर ये उपचयित नहीं होते और काफ़ी दिनों तक बने रहते हैं तथा उनमें गंध और स्वाद उनका नहीं बदलता, वो काफ़ी दिनों तक वैसे ही बना रहता है। तो यही कारण होता है कि चिप्स के पैकेटों में हवा भरी रहती है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि चिप्स के पैकेटों में हवा इसलिए भरी जाती है ताकि उसमें कम चिप्स के पीसे जाएँ और दुकानदार को फ़ायदा हो और कंपनी वाले को फ़ायदा हो, बट ऐसा नहीं होता है। हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखा जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये थी ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रियाएँ, और हम इसमें देखा संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।